हेलो स्टूडेंट्स। जो चैप्टर है वो है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, आयकर प्राधिकारी। आयकर प्राधिकारी में क्या हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसमें कौन कौन से ऐसे अधिकारी होंगे, क्या उनके कर्तव्य होंगे, क्या उनके पास कार्य होंगे, क्या उनके अधिकार होंगे, इस संबंध में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। देखो क्या है, इनकम टैक्स जो एक्ट है, इन आयकर अधिनियम है, उसको अच्छे से कार्यान्वित करने के लिए आयकर विभाग का जो प्रशासन है उसको अच्छी तरह से चलाने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उसने बहुत सारे जो प्राधिकारी हैं, जो अथॉरिटी हैं वो नियुक्त की गई हैं। तो कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं और उनके पास क्या क्या अधिकार होंगे। सबसे पहले क्या है, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड, जो सेंट्रल बोर्ड है, सेंटर का बोर्ड है, किससे रिलेटेड है, डायरेक्ट टैक्सेस से। दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहाँ पे हम डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, तो बोर्ड बनाया है एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। फिर इसके बाद क्या अथॉरिटी आती है, इसके बाद जो अथॉरिटी आती है वो है डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स। इसके बाद है डायरेक्टर, इसके बाद है जो है कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर है, कमिश्नर अपील्स है, जिसके यहाँ अपील्स डाली जाएंगी। जो कोई अगर मामला होता है, कोई डिस्प्यूट होता है करदाता का, तो फिर वो अपील कहाँ करेंगे, आयकर कमिश्नर के पास। फिर इसके बाद है जो एडिशनल आयकर कमिश्नर होगा, ये है ज्वाइंट आयकर कमिश्नर, जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर, आयकर जो अधिकारी है और टैक्स की जो रिकवरी की जाती है वो अधिकारी, और लास्ट में आता है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इस डिपार्टमेंट का जो इंस्पेक्टर है। तो ये सारी अथॉरिटी हैं जो हाई रैंक से लेके लो रैंक तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक हायरार्की बना रखी है, और इस कार्य को, टैक्स के कार्य को अच्छे से चलाने के लिए इन अथॉरिटी की नियुक्ति की है। यहाँ व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है, उनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वो काम करते हैं और उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से चलाते हैं। तो हम देखेंगे इन सब के अधिकार क्या क्या हैं। जो फर्स्ट है, सबसे पहले है जो हमारा डायरेक्ट टैक्सेस का जो बोर्ड है, केंद्रीय बोर्ड है, उस बोर्ड के पास क्या क्या अधिकार है। देखो, बोर्ड का जो गठन है ये कब गठित किया गया था, किस एक्ट के अंतर्गत आता है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एक्ट 1963, इसके अंतर्गत इसको गठित किया गया है। जो आयकर विभाग है वो एक हायर अथॉरिटी है। क्या ये बोर्ड है जो आयकर विभाग में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एक हायर अथॉरिटी है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के, भारत सरकार की जो वित्त मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये क्या करता है, काम करता है। सेंटर जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किए गए जो सदस्य होंगे इसके, और उन सदस्यों में से एक को इसका जो अध्यक्ष है, जो चेयरपर्सन है, वो नियुक्त कर दिया जाता है। तो बोर्ड के पास क्या क्या अधिकार रहेंगे, सबसे पहले है नियम बनाने का अधिकार। यह आयकर अधिनियम के संबंध में पूरे इंडिया में या किसी भी भाग में इनकम टैक्स से रिलेटेड नियम बनाता है, और नियमों को बनाने के बाद संसद द्वारा अनुमोदित करवाए जाते हैं। तो नियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसके बाद है आदेश व निर्देश देने का अधिकार। जो आयकर के जो अन्य पदाधिकारी होंगे, बोर्ड है जो इनकम टैक्स के अंदर जो और भी अथॉरिटी हैं जो मैं अभी बता रही थी, इन अथॉरिटी को क्या ऑर्डर करना है, क्या डायरेक्शंस देनी है, जिसके अंदर रहते हुए ये क्या करेंगे, काम करेंगे। तो बोर्ड है वो कुछ आदेश है, आदेश देने का अधिकार इनके पास नहीं है। कुछ एग्जेम्पशंस है, वो क्या क्या है, एक तो क्या है, किसी विशेष मामले को किसी विशिष्ट प्रकार से निपटाने का आदेश है, ऐसा बोर्ड आदेश नहीं दे सकता। ऐसा आदेश जो कमिश्नर अपील संबंधी अधिकारों में क्या करे, हस्तक्षेप करे। अगर कोई मामला कमिश्नर के पास चल रहा है और वो भी कमिश्नर अपील के पास, एक कमिश्नर, चीफ कमिश्नर है, फिर कमिश्नर है, फिर कमिश्नर अपील्स है जो सिर्फ अपील सुनने का काम करता है, तो उसके मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार बोर्ड के पास नहीं है। इसके बाद है क्लैरिफिकेशन देना, स्पष्टीकरण देना। कर निर्धारण की जो कार्यवाही होंगी, जब असेसमेंट की जाएगी टैक्स की, उसका जो प्रोसीजर होगा, जो रिवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा, जो पैसा है किस तरीके से कलेक्ट करना है, इस काम
को सही ढंग से चलाने के लिए टाइम टू टाइम निर्देश दिए जाते हैं, जो क्लैरिफिकेशन है वो बोर्ड द्वारा जारी की जाती है। इसके बाद है कठिनाई दूर करने का अधिकार। बोर्ड वास्तविक कठिनाई को दूर करने के लिए किसी भी आयकर प्राधिकारी को क्या देगा, आदेश देकर उसको अथॉरिटी दे सकते हैं कि ये स्पेसिफाइड टाइम ख़त्म हो जाने के बाद क्या करना, कोई छूट है, कोई डिडक्शन है, कोई कर की वापसी की मांग है, उसको आप ऐसी कोई एप्लीकेशन अगर आपके पास करदाता से आती है तो उसको स्वीकार करना है, एडमिट करना है या नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनसे रिलेटेड जो भी अथॉरिटी है वो किसके द्वारा दी जाएगी, बोर्ड के द्वारा दी जाएगी। जो नेक्स्ट है नियुक्ति का अधिकार। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अधिकृत हो जाने पर जो बोर्ड के जो सहायक कमिश्नर और जो उप कमिश्नर हैं, वो कमिश्नर अपने पद के नीचे मतलब और अगर अधिकारियों की नियुक्ति करनी है, उन नियुक्ति करने का अधिकार गवर्नमेंट इन व्यक्तियों को अथॉरिटी दे देती है। किसको, सहायक कमिश्नर को और डिप्टी कमिश्नर को। तो इनको ऐसी अथॉरिटी किसके द्वारा दी जाती है, बोर्ड के द्वारा। इसके बाद है स्टाफ की नियुक्ति के लिए किसी भी प्राधिकारी को अधिकृत करने का अधिकार। ये जो एक हायरार्की में जो भी जिस भी रैंक के जो अधिकारी हैं, इन अधिकारियों को अथॉरिटी दी जाती है कि आप अपने अंडर काम करने के लिए, कार्य को सही ढंग से समापन करने के लिए अगर और व्यक्तियों की ज़रूरत है तो और स्टाफ की नियुक्ति भी ये कर सकते हैं। इसके बाद है कंपनी घोषित करना। बोर्ड के पास अधिकार होता है कि वह किसी भी संस्था को, संघ को या संगठन को असेसमेंट ईयर, जो हमारा असेसमेंट ईयर होता है, असेसमेंट ईयर के लिए, किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए कंपनी घोषित कर सकता है। अगर बोर्ड को लगता है कि ये जो कंपनी की जो फीचर्स होती हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे ये फीचर्स हैं, कोई संघ है, संस्थान है, तो उसको कंपनी का नाम किसके द्वारा दिया जा सकता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। और जो कंपनी के ऊपर टैक्स के रूल लागू होते हैं वही फिर ऐसी जो संस्थाएं होंगी उनके ऊपर लागू होंगे। इसके बाद है आपत्ति का प्रार्थना पत्र लेना। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर्स जो डॉक्यूमेंट है उनको रोके जाने के संबंध में जो प्रार्थना पत्र है वो लिया जा सकता है किसी भी करदाता से। निर्देशक को कोई भी कार्य सौंपने का अधिकार। जो महानिर्देशक होगा, जो डायरेक्टर होगा या फिर जो कौन डायरेक्टर को अधिकृत किया जाता है, वह किसी अन्य प्राधिकारी है उसको कोई भी कार्य सौंप सकता है। बोर्ड द्वारा जो भी कार्य सौंपा जाएगा तो डायरेक्टर के पास ये अधिकार रहेगा। कर निर्धारण अधिकारी के जो कार्य हैं, कर निर्धारण अधिकारी के कार्य संयुक्त कमिश्नर द्वारा कराने का अधिकार। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कर निर्धारण अधिकारी कौन होता है। ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, असेसमेंट करता है टैक्स की। जो कैलकुलेशन हम करते हैं कि पाँचों हेड में इतनी इनकम है, इस व्यक्ति को इतनी छूट मिलेगी, छूट मिलने के बाद इसकी इतनी इनकम बचेगी, इसके ऊपर फिर इस रेट से टैक्स लगेगा। तो ये सारा काम किसका होता है, ये असेसमेंट ऑफिसर का होता है। तो जो असेसमेंट ऑफिसर है, अगर उसके कार्य हैं संयुक्त कमिश्नर द्वारा कराने का जो अधिकार है वो बोर्ड दे सकता है कि ये कार्य किसके द्वारा किए जाएंगे, ज्वाइंट कमिश्नर के द्वारा। तो ये बोर्ड के पास अथॉरिटी है और बोर्ड ऐसा कर सकता है। इसके बाद है साथ साथ कार्य करने का आदेश देना। बोर्ड को अधिकार है दो या दो से अधिक कर निर्धारण जो अधिकारी हैं उनको कोई स्पेसिफिक एरिया दिया जा सकता है कि इस एरिया का जो कार्य है वो आपके अंडर में आता है। स्पेसिफिक जो कोई व्यक्ति हैं, विशिष्ट प्रकार की कोई अगर इनकम है तो उन इनकम के संबंध में इकट्ठा कार्य करने का जो आदेश है वो बोर्ड के द्वारा दिया जा सकता है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र का आदेश देना, हस्तांतरण करने का अधिकार। जब कोई मामला एक कर निर्धारण अधिकारी से दूसरे कर निर्धारण अधिकारी को ट्रांसफ़र करना है कि एक असेसमेंट जो ऑफिसर है अगर उसका जो कार्य है किसी और असेसमेंट ऑफिसर होगा उसको अगर ट्रांसफ़र करना है तो ऐसा ट्रांसफ़र करने के लिए किसके पास राइट होगा, जो आदेश देगा वो कौन देगा, बोर्ड देगा। नेक्स्ट है किसी उच्च प्राधिकारी को खोज या जब्त करने के लिए अधिकृत करना। जैसे कि किसी कंपनी में कोई किसी इनकम से रिलेटेड, किसी संस्था में किसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनसे रिलेटेड, तो जब्त करने, खोज करने का, वहाँ पे रेड डालने का और फिर जो माल पकड़ा जाता है उसको जब्त करने के लिए अथॉरिटी दी जाती है। जो अथॉरिटी है वो बोर्ड द्वारा किसी भी एडिशनल डायरेक्टर को, एडिशनल कमिश्नर को, ज्वाइंट डायरेक्टर या ज्वाइंट कमिश्नर को
ऐसी अथॉरिटी दे सकता है बोर्ड कि किसी भी एरिया में किसी भी इनकम पे किसी भी स्पेसिफिक व्यक्तियों पे या किसी स्पेसिफिक एरिया में तो वहाँ पे ऐसे जो रेड है वो डालनी, और रेड डालने के बाद क्या करना, माल जो मिलता है उसको जब्त करने के लिए अथॉरिटी दी जाती है। इसके बाद है जनहित में सूचना प्रदान करने के लिए क्या स्वीकृति देना। जनहित में जनरल पब्लिक में अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो टैक्सेस का बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, उसके द्वारा दी जानी है, जैसे कि टैक्स फाइल करने की जो डेट होती है वो टाइम टू टाइम बढ़ा दी जाती है, तो उसको लोगों तक, आम पब्लिक तक पहुंचाना ये मैसेज। तो ये मैसेज किस तरीके से पहुंचाया जाएगा, सूचना प्रदान करने की जो स्वीकृति देना है, तो ये सारे जो अधिकार हैं ये बोर्ड के पास रहेंगे। इसके बाद है बोर्ड किसी भी हायर इन रैंक का जो अधिकारी या प्राधिकारी है उसको लोअर इन रैंक के प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग और कार्य करने के लिए निर्देश दे सकता है, कि हायर रैंक के अधिकारी को जो लोअर रैंक पे जो काम करते हैं व्यक्ति, उन व्यक्तियों की जो कार्य हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, उनको प्रयोग करने का जो निर्देश है, कार्य करने का निर्देश है, हायर अथॉरिटी को दिया जा सकता है। तो ये सारे अधिकार किसके पास होंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के पास।